नमस्कार सभी का एक बार क्लास में फिर से स्वागत है। साइकोलॉजी की क्लासों में अपने अधिगम का पार्ट जो है वो चल रहा था और अधिगम के अंतर्गत मैंने आपको अधिगम की परिभाषाएं हैं वो करवा दी थी। अधिगम क्या होता है वो करवा दिया था। आज की क्लास में अपने अधिगम के प्रकार जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो पढ़ा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। वैसे आज की क्लास है अधिगम। अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना। पुनः बता देते हैं, देखो एक बार, अधिगम क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय कुछ भी सीखता है, वो क्या होता है? अधिगम के अंतर्गत आता है। साइकोलॉजी में अगर इसकी परिभाषा को देखा जाए तो अभ्यास व अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। देखो, अभ्यास व अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? यही अधिगम होता है। यह तो है मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम की परिभाषा। और वैसे बेसिक शब्दों में अपने कहें तो अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकता है। अब अधिगम जो है, इसमें आगे चलें तो देखो, इसकी बात करते हैं अभ्यास व अनुभव के माध्यम से। एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया था। कोई भी छोटा बालक है, शिशुअवस्था का बालक है, वो आग को देखकर आग को छू लेता है और छूते ही वो जल जाता है। अब दोबारा वो आग को देखकर उसे नहीं छूता है क्योंकि पहले बार वो जल चुका है, उसको अनुभव हो चुका है। यानी पहले का अनुभव जो है उसे आग को न छूना सिखा देता है। ये अधिगम के अंतर्गत आता है। अब एक दो अपवाद स्वरूप बातें आती हैं, जैसे शराब का सेवन किया हुआ व्यक्ति है, उसके द्वारा किया गया व्यवहार जो है वो अधिगम में नहीं आता है, वो एक तंत्रीय परिवर्तन माना जाता है। चिड़िया का एक छोटा बच्चा निश्चित समय के पश्चात उड़ना प्रारंभ कर देता है, वो भी अधिगम में नहीं आता है, वो एक कालक्रमिक विकास होता है। ये बातें पीछे की क्लास में हो चुकी थी। अधिगम की विशेषताएं मैं पुनः एक बार बता देता हूं। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। ठीक बात है। अधिगम जो है ये सार्वभौमिक होता है। अधिगम में सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम में सर्वांगीण विकास होता है। ठीक बात है। अधिगम एक खोज होती है। अधिगम एक खोज है। अधिगम बुद्धि का विकास होता है। अधिगम बुद्धि का विकास होता है। अधिगम में वांछित परिवर्तन होते हैं। वांछित परिवर्तन होते हैं। ये बातें पीछे की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पुनः एक बार बता देता हूं। देखो, ये अधिगम की विशेषताएं हैं। ये अधिगम की विशेषताएं हैं। इनमें से एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि निम्न में से अधिगम होता है, तो तीन ऑप्शन तो ये डाल दिया। अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम में सर्वांगीण विकास होता है, अधिगम एक खोज है। ठीक है। और इसके अलावा चौथा ऑप्शन कोई और डाल दिया था, वो अलग से हो जाएगा। तो ये पूछ ले कि कौन सा अधिगम में नहीं आता है। तो अधिगम में वांछित परिवर्तन होते हैं। अधिगम में लक्ष्य निहित होता है। लक्ष्य निहित होता है। ठीक बात है। ये बातें हो गई। और अधिगम एक सतत प्रक्रिया होती है जो कि जीवन पर्यंत चलती सतत प्रक्रिया है। अब इनका विश्लेषण ज्यादा नहीं करेंगे। पीछे की क्लास जो है इनकी डिटेल जो है वो मैंने उस क्लास में आप लोगों को बता दी थी। तो ये पीछे की क्लास में जो मैटर हो गया, काफी दिनों बाद मैं आज क्लास करवा रहा हूं, इसलिए मैं पुनः आपको ये थोड़ा सा रिवीजन करवाया है। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, अधिगम जो है उसके कुछ प्रकार होते हैं, सीखने के प्रकार, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। आज अपने मुख्य रूप से अधिगम के प्रकार जो हैं इसका अध्ययन करेंगे। अधिगम के प्रकार,
तो सबसे पहले देखो नंबर 1 पर आता है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि गत्यात्मक अधिगम होता क्या है। देखो थोड़ा सा लिख देते हैं। शरीर के अंगों के माध्यम से, शरीर के अंगों के माध्यम से वह कर्मेंद्रियों के माध्यम से किया जाने वाला कार्य, किया जाने वाला कार्य किसको दर्शाता है? गत्यात्मक अधिगम को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब यह है गत्यात्मक अधिगम वो होता है जिसमें अपने शरीर के अंगों के माध्यम से कार्य करके और कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं। वो किस में आता है? गत्यात्मक अधिगम में ही आता है। गत्यात्मक अधिगम जो है इसको क्या कहा जाता है? इसी अधिगम को गामक अधिगम कहते हैं भाई। गामक अधिगम इसी को ही कहा जाता है। ठीक बात है। इसी अधिगम को मूर्त अधिगम कहा जाता है। मूर्त अधिगम भी इसी को ही कहते हैं। मूर्त अधिगम यानी कि सामने अपने को कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज दिख रही है, उसके बारे में अपन सीख रहे हैं, तो वो मूर्त अधिगम में आता है। इसी अधिगम को यांत्रिक अधिगम भी कहा जाता है। यांत्रिक अधिगम भी इसी अधिगम को कहते हैं। ठीक है। इसी अधिगम को कर्मेंद्रीय अधिगम भी कहा जाता है। कर्मेंद्रीय अधिगम इसी अधिगम का नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि कर्मेंद्रियों के माध्यम से किया जाने वाला कार्य जिसके तहत अपने किसी कार्य को क्रियान्वित करते हैं वो किस अधिगम को दर्शाता है? वो गत्यात्मक अधिगम होता है। गत्यात्मक अधिगम को ही गामक अधिगम, मूर्त अधिगम या यांत्रिक अधिगम, कर्मेंद्रीय अधिगम, ये सारे नाम गत्यात्मक अधिगम के ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें तो जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, ठीक बात है। पियानो बजाना, पियानो बजाना, यह भी गत्यात्मक अधिगम है। टाइपिंग करना, टाइपिंग करना, यह भी किसमें आता है? गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत ही आता है। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सभी कार्य किसको दर्शाते हैं? गत्यात्मक अधिगम को दर्शाते हैं। जैसे साइकिल चलाना, पियानो बजाना, टाइपिंग करना, क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना, ये सभी गत्यात्मक अधिगम के ही पार्ट माने जाते हैं। अब यह अधिगम जो है ये शरीर से मस्तिष्क की ओर कार्य करता है भाई। शरीर से मस्तिष्क की ओर, शरीर से मस्तिष्क की ओर कार्य करता है। कौन सा अधिगम? गत्यात्मक अधिगम। शरीर से मस्तिष्क की ओर कार्य कैसे करेगा? देखो अगर गत्यात्मक अधिगम कहीं पे हो रहा है तो पहले क्या है, जैसे साइकिल चलाते हैं तो अपने साइकिल के जो पैडल वगैरह आते हैं उनको अपने दबाते हैं, फिर आगे की सोचते हैं कि किधर मोड़ना है किधर नहीं। यानी पहले शरीर के अंग जो है वो कार्य करते हैं और वो अपनी सूचनाएं फिर मस्तिष्क के पास पहुंचाते हैं, फिर अपने आगे की सोचते हैं। उसी प्रकार जैसे टाइपिंग करते हैं, पहले टाइप किया कोई नाम, फिर आगे सोचेंगे क्या टाइप करना है। यानी शरीर पहले काम करेगा, उसके बाद वो मस्तिष्क को सूचना देता है, फिर अगली बात की तरफ अपने अग्रसर होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये शरीर से मस्तिष्क की ओर कार्य करता है। ठीक है। तो ये अपना पहला था गत्यात्मक अधिगम, यानी शरीर के अंगों के माध्यम से व कर्मेंद्रियों के माध्यम से किया जाने वाला कार्य जो है वो गत्यात्मक अधिगम में आता है। गत्यात्मक अधिगम को ही गामक अधिगम, मूर्त अधिगम, यांत्रिक अधिगम, कर्मेंद्रीय अधिगम कहा जाता है। जैसे साइकिल चलाना, पियानो बजाना, टाइपिंग करना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना इत्यादि, ये सभी कार्य जो है ये गत्यात्मक या गामक अधिगम के अंतर्गत ही आते हैं। गत्यात्मक अधिगम जो है ये शरीर से मस्तिष्क की ओर कार्य करता है। चलो अच्छी बात है, आगे चलें। तो ये था नंबर 1 गत्यात्मक अधिगम। अब इसके पश्चात आता है संज्ञानात्मक अधिगम। काफी दिनों के बाद आज क्लास करवाने के लिए समय मिला है, तो ज्यादा बड़ी क्लास तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जितना हो पाएगा उतना करवाने का प्रयास करेंगे। गत्यात्मक अधिगम। इसके पश्चात आता है संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम ये कौन सा होता है भाई? देखो जिस प्रकार मैंने बताया कि गत्यात्मक अधिगम क्या होता है, उसी हिसाब से संज्ञानात्मक अधिगम,
यानी किसी भी समस्या का समाधान करते हुए सीखना, वो क्या होता है, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। किसी भी समस्या का समाधान करते हुए सीखना संज्ञानात्मक अधिगम को दर्शाता है। लिख देते हैं थोड़ा सा, किसी भी समस्या का समाधान करते हुए सीखना, समाधान करते हुए सीखना क्या होता है, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक अधिगम जो है इसे ही समस्या समाधान अधिगम कहा जाता है। समस्या समाधान अधिगम इसी को ही कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट इसी को ही क्या कहा जाता है, अमूर्त अधिगम कहते हैं इसे। अमूर्त अधिगम इसी को ही कहा जाता है। इसी को ही मानसिक अधिगम भी कहा जाता है। मानसिक अधिगम समस्या समाधान अधिगम का ही नाम है। तो यह था संज्ञानात्मक अधिगम, किसी भी समस्या का समाधान करते हुए सीखना। देखो बच्चों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे अपने गणित के सवालों को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो बालक क्या करता है, सोचता है पहले कि इस संख्या को इससे गुणा करके इतने में डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ सकता है, यानी समस्या को स्वयं हल करते हैं। तो वो किसमें आएगा, संज्ञानात्मक अधिगम में आता है। इसीलिए इसे समस्या समाधान अधिगम कहा गया है। इसी को ही अमूर्त अधिगम कहा जाता है। वो जो था ना गत्यात्मक अधिगम, उसमें क्या होता है, अमूर्त अधिगम कहा जाता है, यानी सामने अपने को कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, उसके पश्चात सामने वस्तु दिखाई दे रही है, उसको सोचकर अपने तर्क वितर्क जो है वो करते हैं, उस पर कार्य करते हैं। और इसमें अपने सामने कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से अपने को नहीं दिख रही होती है, उसके बारे में अपने चिंतन करके सोचते हैं, वो अमूर्त अधिगम में आता है। मानसिक अधिगम यानी मानसिक क्रियाओं के माध्यम से क्रियान्वित होता है, तो संज्ञानात्मक अधिगम हो जाएगा। तो ये कहा जाता है इसी को। अब इसके पश्चात एग्जाम्पल देखें, जैसे निबंध लिखना। निबंध लिखना, निबंध लिखना कौन सा अधिगम है, संज्ञानात्मक अधिगम होता है। गणित के सवालों को हल करना, गणित के सवालों को हल करना, ये भी कौन सा अधिगम होता है, ये भी संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत ही आता है। तो ये था संज्ञानात्मक अधिगम। अब देखो यहां से एक बात निकल करके सामने आती है, ये देख लिया होगा आप लोगों ने, समस्या समाधान, अमूर्त अधिगम और मानसिक अधिगम संज्ञानात्मक अधिगम को ही कहा जाता है। जैसे निबंध लिखना, गणित के सवालों को हल करना। इसके पश्चात आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। संज्ञानात्मक अधिगम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला कौन सा आता है, पहला आता है इसमें प्रत्यक्षात्मक अधिगम, और दूसरा होता है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम। अब देखो संज्ञानात्मक अधिगम को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम में क्या होता है, इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु या किसी स्थान विशेष को, किसी स्थिति को देखता है और उसके बारे में सोचता है और उसका समाधान करता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को देखते हैं और उसके बारे में चिंतन मनन करके उसका समाधान करते हैं, तो वो किसमें आता है, और उसी के माध्यम से सीखते हैं। तो वो ये क्या होता है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को देखकर या किसी स्थान को देखकर उससे सीखा जाना, वो किसमें आता है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम में आता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखना, ये है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। किसी वस्तु को सामने पा करके उससे सीखा जाना प्रत्यक्षात्मक अधिगम होता है। अब ये शेषवावस्था व बाल्यावस्था, शेषवावस्था व बाल्यावस्था में ये अधिगम जो है ये अधिक होता है। प्रत्यक्षात्मक अधिगम शेषवावस्था व बाल्यावस्था में अधिक पाया जाता है। अब ये कौन सा है, प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम क्या होता है, कोई वस्तु विशेष अपने सामने नहीं है
फिर भी उस पर अपने चिंतन मनन करके सीखते हैं, वो प्रत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। अब देखो एक बात को समझो, अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें अपने, जैसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे सीखते हैं बालक, या फिर मैं पहले प्रत्यात्मक अधिगम है इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे किसी रैली या शोर की आवाज सुनकर, जैसे कोई गली में कोई रैली या शोर जो है वो हो रहा है, उसकी आवाज सुनकर के बालक जो है प्रत्यात्मक अधिगम में क्या करेंगे, किसी नेता के आगमन का आभास करते हैं, या ये सोचते हैं कोई उपद्रव हुआ होगा। तो ये क्या है, सामने कोई वस्तु दिख नहीं रही है, उस पर चिंतन करते हैं, फिर भी ये प्रत्यात्मक अधिगम में आता है। और ये किशोरावस्था में अधिक होता है, किशोरावस्था में ये अधिगम जो है ये अधिक होता है, और प्रत्यात्मक अधिगम जो है ये शैशवावस्था में अधिक होता है। तो ये संज्ञानात्मक अधिगम जो है इसी का ही पार्ट है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम और प्रत्यात्मक अधिगम। चलो आगे चलते हैं। देखो आज मुख्य रूप से जो है अधिगम के प्रकार हैं उनका ही अध्ययन करवाने के लिए मैं सोचा छोटा सा टॉपिक है आज की क्लास में करवा देते हैं। तो पहले अपने गत्यात्मक अधिगम आता है, उसके बाद में संज्ञानात्मक अधिगम आता है। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत ही एक तो आता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम और दूसरा आता है प्रत्यात्मक अधिगम। हाँ आगे चलते हैं। अब एक आता है भावनात्मक अधिगम। भावनात्मक अधिगम ये कौन सा होता है भाई, ये होता है शब्दों व संकेतों के माध्यम से, शब्दों व संकेतों के माध्यम से सीखना। शब्दों व संकेतों के माध्यम से सीखना भावनात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। अपने दैनिक जीवन में बालक जो है वो अपने परिवार में देखते हैं या फिर अपने विद्यालय में या आस पड़ोस में कई बार ऐसे शब्दों का चुनाव कर लेते हैं या फिर किसी को देखते हैं, जैसे किसी एक चीज विशेष के लिए, जैसे अपने कहते हैं चुप, चुप के लिए अपने ऐसे करते हैं, तो वो क्या संकेतों के माध्यम से एक भावना व्यक्त होती है कि अपने को चुप रहना है नहीं तो मार पड़ सकती है। तो ये क्या होते हैं, संकेत मात्र होते हैं लेकिन ये भावनात्मक अधिगम को दर्शाते हैं। तो ये भावनात्मक अधिगम जो है ये होता है शब्दों व संकेतों के माध्यम से सीखना, भावनात्मक अधिगम के अंतर्गत ही आता है। हाँ अब देखो कुछ परिभाषाएं थी जो कि रह गई थी, पहले मैं शायद पीछे क्लासों में करवाई नहीं है। अधिगम के संबंधित जो बातें थी डेफिनेशन में, उसमें याद रखो एक तो है क्रो एवं क्रो की परिभाषा, क्रो एवं क्रो की परिभाषा आती है। उसी में ही एक गिलफोर्ड की परिभाषा है भाई, गिलफोर्ड की परिभाषा भी इसी में है। इसी में इसके पश्चात और एक वुडवर्थ की परिभाषा है, वुडवर्थ की परिभाषा भी इसी में आती है। एक आती है गेट्स की परिभाषा, ठीक है, एक आती है स्किनर की परिभाषा। तो इन परिभाषाओं को एक बार देख लेते हैं। यानी अधिगम क्या होता है इसके संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं, अपनी डेफिनेशन जो है वो बताई हैं। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, आदतों ज्ञान व अभिरुचियों का अर्जन ही, अभिरुचियों का अर्जन ही अधिगम होता है। आदतों ज्ञान व अभिरुचियों का अर्जन ही अधिगम है। ये कहने वाले कौन है, क्रो एंड क्रो है। उसके पश्चात गिलफोर्ड की परिभाषा है एक, कौन सी है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है, ठीक है।
इसके पश्चात वुडवर्थ की एक परिभाषा है नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों, नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों का अर्जन करना ही अधिगम है, अर्जन करना ही अधिगम है। यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। एक बार देखो, मैं पुनः बता दूंगा आपको। गेट्स की परिभाषा क्या है? गेट्स की है अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है गेट्स ने। अब एक स्किनर की परिभाषा है प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन, व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है, अधिगम कहलाती है। यह परिभाषा दी है स्किनर ने। अब इन डेफिनेशंस को कैसे याद करना है, ये मैं एक नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, उसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे। बाकी इनको समझाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझदार हो, इनको बातों को समझ सकते हो। ये अधिगम वाले पार्ट में लर्निंग में दी हुई परिभाषाएं हैं कि अधिगम वास्तव में होता क्या है। एक बार पुनः देखो, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आत्मज्ञान व अभिरुचियों का अर्जन ही अधिगम होता है। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन जो है वो अधिगम कहलाता है। इसके पश्चात वुडवर्थ की परिभाषा है नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। फिर गेट्स की परिभाषा क्या है? अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। फिर एक स्किनर की परिभाषा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। तो आज इतनी ही क्लास करवा पाएंगे, ज्यादा करवाएंगे नहीं। देखो, आज की क्लास में एक तो पीछे का मैटर बताने का प्रयास किया है मैंने, आज आपके कम ही समझ में आएगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करने का प्रयास किया है। आगे की क्लासेस जो हैं उसमें थोड़ा सा पूर्ण विवरण लेकर आएंगे। आज तो देखो, अधिगम होता क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है। और मनोविज्ञान में अगर इसकी परिभाषा देखें तो अभ्यास व अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। समझ गए? छोटे बच्चे वाला एग्जाम्पल याद रखना। एक छोटा बच्चा आग को देखकर उसको छू लेता है और उसके पश्चात वह जल जाता है। अब वो जल जाता है तो वो आगे भविष्य में उसको नहीं छूता, यानी कि पुराना अनुभव जो है वो उसको आग को न छूना सिखा देता है। कई अपवाद स्वरूप आते हैं, वो पीछे की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दी थी कि अधिगम क्या नहीं होता है। अब अधिगम जो है, इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो अधिगम याद रखना, अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम सर्वांगीण विकास होता है, अधिगम एक स्थिर प्रक्रिया होती है, अधिगम जो है उसमें लक्ष्य निहित होता है, अधिगम में वांछित परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं, अधिगम में बुद्धि का विकास जो है वो होता है। आगे बात करें अधिगम के प्रकारों की, तो अधिगम के प्रकारों में पहले अपने गत्यात्मक अधिगम पढ़ा। गत्यात्मक अधिगम यानी कर्मेंद्रियों के माध्यम से किसी कार्य को करके सीखना गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। गत्यात्मक अधिगम को ही यांत्रिक अधिगम कहा जाता है, उसी को ही मूर्त अधिगम भी कहा जाता है, उसी को कर्मेंद्रिय अधिगम भी कहा जाता है, यांत्रिक अधिगम भी कहते हैं उसे। उसके पश्चात आता है अपने संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है? किसी भी समस्या को समाधान करते हुए सीखना, वो संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक अधिगम जो है ये मस्तिष्क से शरीर की ओर कार्य करता है, याद रखना। और गत्यात्मक अधिगम जो है वो शरीर से मस्तिष्क की ओर कार्य करता है। अब संज्ञानात्मक अधिगम को दो पार्टों में अपने डिवाइड करते हैं। पहला तो उसमें आता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु विशेष को देख करके उसे सीखना, वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में अधिक होता है। एक होता है प्रत्यात्मक अधिगम, यानी कि अपने सामने कोई वस्तु नहीं है फिर भी अपने उसके बारे में अनुमान लगा करके सीखते हैं। प्रत्यात्मक अधिगम जो है ये किशोरावस्था में अधिक होता है। फिर आता है भावनात्मक अधिगम। शब्दों संकेतों के माध्यम से अगर सीखा जाए तो वो भावनात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करवा पाएंगे। अब हो सकेगा तो एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास लेकर के आएंगे, तब तक आप देखिए।